Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our section that is geometry guys. और geometry के अंदर triangles के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस किया है एंड आई एम डैम श्योर कि आप अभी तक के सभी कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्रिस्टल क्लियर हैं। स्टूडेंट्स अगर बात करें ट्राइंगल के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस का, तो उसके लिए कुछ सर्टेन वेज आपको पता होनी चाहिए, कुछ अच्छे तरीके पता होने चाहिए। ऐसा ही एक तरीका आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा कंसेप्ट जो सी सॉ के ऊपर बेस होता है। सी सॉ हम सभी ने देखा है, गार्डन्स के अंदर लगा होता है सी सॉ। ओके, एक तरफ मैं बनाऊंगा, सारे डायग्राम में बनाऊंगा अभी, क्लियर? तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम ट्राइंगल के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और ये वो कंसेप्ट है जो हमने शायद पहले नहीं पढ़ा होता है। 99% बच्चों ने ये कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा है। ओके, और इवन कैट एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त भी, या किसी भी एग्जाम को, कैट एग्जाम, यूपीएससी, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो आपका, इस एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त भी बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन से आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार कंसेप्ट होने वाला है। ये कंसेप्ट आपको बहुत बड़े क्राउड से अलग कर देगा जिन्हें ये कंसेप्ट नहीं पता है, और आप थोड़ा टाइम सेव कर पाते हैं ट्राइंगल के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो बिना समय खराब किए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जब पहला एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री से, तभी आपको विश्वास हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये कितना शानदार कॉन्सेप्ट है और कितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसे हम समझकर बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक जो वादा मुझे आपसे चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखना, आप इस वीडियो को कंप्लीट फॉर्म में कवर करिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं गाइस, है ना, गारंटी में देता हूं आपको हमेशा कि आप क्रिस्टल क्लियर भी होंगे, और इसकी एप्लीकेशन को एक बार अप्लाई कर लिया मेरे साथ तो फिर आप कभी भूलने भी नहीं वाले हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस में आपको इतने एग्जांपल में आपको करवा दूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम तक तो एटलीस्ट आपकी मेमोरी में सेव रहने वाला है, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मास पॉइंट ज्योमेट्री, सर ये क्या है मास पॉइंट ज्योमेट्री? कैसे कैसे नाम ले रहे हो सर आप, ज्योमेट्री से ही डर लगता है, मास पॉइंट ज्योमेट्री बोल रहे हो आप, तो है ना। तो उच्च ध्यान दे, बहुत प्रेम से बात करेंगे और बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखना चालू करेंगे। हाँ। ये अगर आपका एक सी सॉ है बच्चों, सी सॉ क्या होता है कई बच्चों को पता नहीं हो, मान लो पता होता है वैसे सबको, ठीक है। सी सो हम गार्डन वगैरह में जाते हैं, एक न्यू बोलेंगे झूला होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे खुश होते हैं। एक यहाँ आपका पाइवट लगा है, एक बच्चा इस एंड पर बैठ जाएगा, एक वेट मतलब एक बच्चा इस एंड पर बैठ जाएगा, एक बच्चा इस एंड पर बैठ जाएगा, और एक बार ये साइड ऊपर जानी है, एक बार ये साइड नीचे आनी है, फिर वो पांव से पुश करते हैं तो इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं। Clear? अगर बच्चों में आइडियल केस लूं, दोनों बच्चे ऊपर नीचे ना होके एक बच्चे को यहां बिठाया, एक बच्चे को यहां बिठाया, और मैं चाहता हूं कि सी सो जो है ये आपका पाइवट है। अरे बच्चों ये पता है ना यार, सी सो ये ऐसा आता है, एक बार तो ऐसा हो जाएगा, नीचे जमीन पड़ जाएगा, एक बार ऐसा हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात, ये पता है आपको, ठीक है ना। अगर मैं आइडियल केस लूं, मैंने इधर भी एक 30 किलोग्राम के बच्चे को बैठाया, मैंने इधर भी एक 30 किलोग्राम के बच्चे को बैठाया, अगर दोनों ही वेट सेम है और एकदम मिड में आपको पाइवट दे रखा है, तो आइडियल केस के अंदर इस सी सॉ में बैलेंसिंग रहेगी, बोलो हाँ या ना। आइडियल केस में सी सॉ में एक तरह की बैलेंसिंग रहेगी, ठीक है सर, बैलेंसिंग रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये सर कि अगर पहली बात तो ये पाइवट एकदम मिडिल में होता है तभी बैलेंसिंग हो पाती है, बोलो हाँ या ना। अगर ये दोनों वेट सेम 30, अगर ये डिस्टेंस का रेशियो, मतलब डिस्टेंस अगर इक्वल है, मतलब दोनों एंड की जो डिस्टेंस है वो अगर आपकी इक्वल है, मतलब इनके बीच रेशियो 1:1 यूनिट का है, बोलो हाँ या ना। इनके बीच रेशियो 1:1 यूनिट का है, और दोनों इक्वल वेट मैंने रखे हैं, तो ही क्या होगा, तो ही क्या होगा,
तो ही आपकी बैलेंसिंग रहेगी, बोलो यस और। तो ये चीज तो आपको क्रिस्टल क्लियर है बच्चों। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली, बेटा एक काम करो, इस पाइवट को आप क्या करो, बीच में ना रख के इस पाइवट को आप इधर शिफ्ट कर दो, पाइवट को आप इधर शिफ्ट कर दो। पाइवट को मैंने जैसे ही इधर शिफ्ट किया, कुछ डिस्टेंस के रेशियो गड़बड़ा गए, मैंने कहा कि ये डिस्टेंस आपकी 5 यूनिट है और ये आपकी 3 यूनिट है। तो बच्चों आप आपका विवेक लगाकर, आप आपकी बुद्धि लगाकर अपने आप से पूछो कि किस साइड में पाइवट नीचे चला, किस साइड में सीसॉ नीचे चला जाएगा, मतलब दिस साइड विल गो डाउन फॉर श्योर, बोलो यस और नो, हाँ या ना। अगर इक्वल वेट, अगर मैंने पाइवट को इधर शिफ्ट कर दिया है तो आपका सीसो इस साइड में नीचे चला जाने वाला है, बोलो हाँ या ना। इफेक्टिव वेट आपका इधर ज्यादा होगा बिकॉज ये डिस्टेंस आपने बढ़ा दी है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? आप बोलोगे सर यहां हो क्या रहा है, सर यहां हो क्या रहा है, पिछले केस के अंदर, पिछले केस के अंदर यहां अगर ये W1 था, ये अगर D1 था, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 यूनिट था, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 यूनिट था, तो आपकी बैलेंसिंग बनी हुई थी, बोलो हाँ यार। इस एग्जांपल में बच्चों जिधर आपका इफेक्टिव वेट, यानी बोलो कि 30 किलोग्राम वेट है और यहां ये डिस्टेंस 5 यूनिट है, 30 किलोग्राम वेट 5 यूनिट डिस्टेंस, 30 किलोग्राम वेट 3 यूनिट डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर इधर आपका 9 प्रोडक्ट 90 बन रहा है, इधर आपका प्रोडक्ट 150 बन रहा है, तो आप बोलोगे सर 150 जिधर बन रहा है दिस साइड विल गो डाउन फॉर श्योर। अरे क्या मेरी बात किस तरह की है? अगर बच्चों ऐसा कर देने के बाद भी, बच्चे ध्यान दें, यहां 30 किलोग्राम था, यहां ये 30 किलोग्राम है, ये बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों की ये प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है इधर तो ये दिस साइड विल गो डाउन। लेकिन मैंने आपको बोला बच्चों कि अभी भी अगर मैं चाहता हूं, अभी भी मैं क्या चाहता हूं बेटा, अभी भी मैं चाहता हूं कि हमारी क्या बनी रहे, बैलेंसिंग बनी रहे। तो आप बोलोगे सर पाइवट अगर इधर आ गया है तो आपको अगर बैलेंसिंग करनी है, ये साइड नीचे है, इस साइड आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, इस साइड आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग आएगी, बोलो यस और नो। तो यहां प्रोडक्ट सर 30 इंटू 3 90 ही बन रहा है। सर एक काम करो, यहां आप 30 किलोग्राम के बच्चे की बजाय अगर 50 किलोग्राम का बच्चा बिठा देते हैं, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बेटा कि अगर बैलेंसिंग चाहिए तो 30 किलोग्राम अगर उधर है, पाइवट आपका इस एंड की ओर अगर मूव कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है आपने, तो आपको बैलेंसिंग बढ़ाने के लिए, बैलेंसिंग लाने के लिए इस वेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। तो पाइवट जो होगा बैलेंसिंग लाने के लिए ज्यादा वाले वेट की तरफ शिफ्ट होगा, बोलो यस और नो, तभी बैलेंसिंग आ पाएगी। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? बहुत बेसिक सी बात है बेटा, इससे इजी कंसेप्ट नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया बच्चों, जब मैं इसको 50 किलोग्राम कर दूंगा तो 50 इंटू 3 क्या ये आपका 150 बना, 30 इंटू 5 क्या ये आपका 150 बना। अगर आपके ये प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं तो ही आपकी बैलेंसिंग होनी है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर सर यहां W1 वेट हो, ये W2 वेट हो, पाइवट से लेकर इस एंड की डिस्टेंस D1 है, पाइवट से लेकर इस एंड की डिस्टेंस D2 है, तो सर 150 150 आया तभी हमारी क्या आई, बैलेंसिंग आनी है। तो अभी आप बोलोगे सर, मैं बोल सकता हूं सिंपल सी बात कि बैलेंसिंग अगर चाहिए आपको तो इस वेट और इस डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है और उस एंड पर जो वेट है और इस एंड के रेस्पेक्ट में जो पाइवट से डिस्टेंस है, इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। W1 D1 मस्ट बी इक्वल टू W2 D2। इसी केस में आपकी बैलेंसिंग रहेगी। कितनी इजी बात चल रही है बच्चों, इससे इजी बात नहीं हो सकती है बेटा, हाँ या ना। तो आपने कहा सर यहां से पता पड़ता है कि W1 अपॉन W2 जो आता है वो D2 बाई D1 के इक्वल आता है। क्या हमने रेशियो पढ़ा है? इतना सब मैंने पढ़ाया आपको रेशियो बेटा, हर प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रखा है, ऐप पर पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, रिकॉर्डेड वीडियोस में पढ़ा रखा है, लाइव क्लास में पढ़ा रखा है, रेशियो हर जगह पढ़ा है हमने। क्लियर? तो अभी आपको पता पड़ता है सर जब भी ये रिलेशन होता है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वेट जो होता है वो इस केस में
वेट जो होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से हमको समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला लास्ट टाइम, हमको तो विजुलाइज करवा के बताओ। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर मुझे बैलेंसिंग चाहिए, ये वेट अगर कम है तो ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा होनी चाहिए? बोलो हाँ। ये वेट अगर आपका ज्यादा है तो पाइवट से लेकर इस वेट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपका बैलेंसिंग आएगा। मतलब वेट को बढ़ाओगे तो उसके रेस्पेक्ट में जो पाइवट से डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। वेट को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस कम हो रही है, मतलब वेट जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेट बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, वेट कम हो रहा है। बोलो ये सुनो। तो क्या ये छोटी सी बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों कि पाइवट के एंड्स के ऊपर जो वेट होता है वो इस तरीके से काम करता है। पाइवट को अगर आपने बिगर वेट की तरफ शिफ्ट किया है तो ये डिस्टेंस जो बननी है इनका रेशियो क्या होना है? जो रेशियो वेट का था, रेशियो 5:3 था। बोलो ये सुनो, वेट का रेशियो 5:3 था। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर जो वेट का रेशियो है उनसे इनवर्स रेशियो हमें डिस्टेंसेस का मिला है? बोलो हाँ या ना। सर ये 3 आई है, वेट का रेशियो 5:3 था तो डिस्टेंसेस का रेशियो 3:5 मिलना है। वेट का रेशियो 5:3 है तो डिस्टेंसेस का रेशियो 3:5 मिलना है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? बच्चों अगर ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है तो एक एग्जांपल मुझे बता दो बेटा। मैंने इस पाइवट को क्या कर दिया, मैंने इस पाइवट को कहीं इधर शिफ्ट कर दिया और ये बोला कि ये रेशियो आपको दिया है 7:, ये पाइवट ये पॉइंट, ठीक है ना, ये रेशियो आपको 7:3 दिया है। मतलब पाइवट तक की बात हो रही है, पॉइंट टच पॉइंट की बात हो रही है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि अगर ये रेशियो 7:3 है और ये वेट अगर आपको 30 किलोग्राम दे रखा है तो आप बोलोगे सर ये 30 किलोग्राम में रेशियो 7:3 है तो एंड्स पे जो वेट वेट है वो 3:7 होना चाहिए। जो भी आपका रेशियो 3:7 या न्यू बोल दो कि 7:3 है तो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो आपका वेट है उसका रेशियो 3, मतलब 7:3 अगर रेशियो है तो ये वेट्स का रेशियो 3:7 होना चाहिए। बोलो हाँ यार। अगर 3 आपका 30 किलोग्राम के इक्वल दे रखा है तो यहां आपका 70 किलोग्राम होना चाहिए। अरे बोलो ये सो, मतलब इतनी छोटी बात कि अगर ये डिस्टेंसेस का रेशियो 7:3 है तो वेट्स का रेशियो 3:7 होना चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बहुत बेसिक से हमने चीजों को कवर किया है स्टूडेंट्स। वी मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर इन दीज कॉन्सेप्ट्स। बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको बोला एक छोटी सी बात। देखो इस चीज को सीख के, ठीक है कुछ नया बोलता हूं ना, इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के ट्राइंगल में हम जाने वाले हैं। ट्राइंगल में हम मास पॉइंट ज्योमेट्री को अप्लाई करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अभी तक की बात यह है बच्चों कि अगर वेट्स का रेशियो W1/W2 है, ये आपका डिस्टेंस के रेशियो का इनवर्स होता है। बोलो हाँ या ना। क्लियर? वेट अगर बढ़ेगा डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। यहां तक की बात किस तरह बच्चों आते हैं हम कहा, मास पॉइंट। ओके एक और बात रह गई बच्चों आपकी, अगर यहां वेट 30 किलोग्राम है और यहां वेट 30 किलोग्राम है तो पाइवट पर वेट कितना कंसिडर होगा? 60 किलोग्राम वेट इफेक्टिव वेट होगा। बोलो हाँ यार। इस पॉइंट पर अरे इधर 50 किलो का बच्चा बैठा है, इधर 30 किलो का बच्चा बैठा है तो पाइवट पर 80 किलोग्राम वेट काउंट हो रहा है। बोलो हाँ ना। पाइवट हैज टू बियर 80 किलोग्राम। अरे क्या मेरी बात, यहां 30 था 90 किलोग्राम, अब सॉरी 60 किलोग्राम आपको यहां बियर करना था। बोलो ये सुनो। अरे क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? बस ये बातें अगर आपको पता है तो हम चल रहे हैं ट्राइंगल्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के अंदर। ये पहला क्वेश्चन बच्चों, एक और बात की, मास पॉइंट ज्योमेट्री को हम कब अप्लाई करेंगे? मास पॉइंट ज्योमेट्री को हम कब अप्लाई करेंगे? जब भी ट्राइंगल में हमें सीरियस दे रखी होगी,
जब भी ट्राइंगल रेशियो की बात करेगा और जब भी ट्राइंगल सीवियन रेशियो के साथ साथ एरिया की बात भी करेगा, इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज है, ये तो होनी ही होनी है बेटा, है ना। सीवियन के साथ रेशियो दे रखा है, सीवियन के साथ एरिया के करस्पॉन्डिंग कुछ दे रखा है, आपको पूछ रहा है, या सीवियन दे रखी है। सीवियन क्या होती है, इस पर बात करेंगे। सीवियन रेशियो एरिया, इन सीवियन तो आपकी होनी चाहिए ट्राइंगल के अंदर, तभी हम मास पॉइंट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। के बाद सीवियन के साथ अगर रेशियो या एरिया कुछ पूछा है आपसे ट्राइंगल के अंदर या कुछ और फिगर के अंदर, तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री को अप्लाई करेंगे फॉर श्योर। क्या होती है बच्चों सीवियन, सबसे पहले इसे समझिए बच्चों की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सीवियंस। एक ट्राइंगल के अंदर ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इस ए पॉइंट से अपोजिट साइड, इस ए पॉइंट से अपोजिट साइड का कोई भी पॉइंट मिला देता हूं, ये आपकी सीवियन कहलाती है। ए से आप बीसी का कोई भी पॉइंट मिला दो, ये सभी आपकी सीवियन कहलाएगी। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? ये भी आपकी सीवियन है, ये भी आपकी सीवियन है, ये सभी आपकी सीवियन। सर ध्यान दें सर, ये तो कुछ मीडियन जैसी लग रही है। अगर मैंने बोला कि एडी बीसी का मिड पॉइंट डी है, और अगर मैं एडी को मिला देता हूं, तो एडी इज ए मीडियन, एंड मीडियन इज ए स्पेशल केस, इज एन स्पेशल केस ऑफ सीवियन। आपके सीवियन का ही एक स्पेशल केस क्या होता है, मीडियन होता है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सीवियन। जरूरी नहीं है कि ए से ही हो बेटा, आपका बी से भी आप बना सकते हो। अगर मैं बी से अगर अपोजिट साइड ए सी के किसी भी पॉइंट को मीट कर दूं, तो ये सभी क्या कहलाएगी, ये सभी आपकी सीवियन कहलाएगी। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? ये सभी कहीं भी हो सकती है, आप समझ में आ चुकी है बात आपको, मैं आपको परेशान ना करूं बिना का। अपोजिट साइड ए को नहीं मिला दिया बच्चों, ए और सी के बीच में कोई पॉइंट था उसको मिलाया है, क्लियर ना। तो ये होती है आपकी सीवियंस। जब भी हम सीवियंस को डिस्कस करेंगे इन ट्राइंगल, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्कस सीवियंस, इन 99% केसेस वी कैन अप्लाई मास पॉइंट ज्योमेट्री। और हर एक साइड को बच्चों ध्यान दें, मार्क माय वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से सुने। हर एक सीवियन को हम एज ए इंडिपेंडेंट सीसो कंसीडर करने वाले हैं अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में। हर एक सीवियन और हर एक साइड ऑफ ट्राइंगल को वी विल कंसीडर एज इंडिपेंडेंट सीसो। ओके, ना बच्चों ध्यान दें क्या होता है बच्चों ट्राइंगल के अंदर। पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। In triangle ABC, BC is divided by D in the ratio of 5:2। BC जो है वो D से डिवाइड हो जाती है। ट्राइंगल बना देते हैं बच्चों बिना समय खराब किए। बच्चों कोई ट्राइंगल आपको दे रखा है ऐसा, इसके अंदर ABC आपको कुछ दे रखे हैं, ठीक है सर, लिख दो ABC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या बोला है सर, BC is divided by D in the ratio of 5:2। आप बोलोगे BC इज डिवाइडेड बाय D इन द रेशियो ऑफ 5:2, मतलब यहां कहीं पॉइंट रहा होगा D सर, वो BC को 5:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये डिस्टेंस अगर आपकी 5 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस आपकी 2 यूनिट है। रेशियो दिया है, मतलब 5 और 2 है, तो ये 10, 14, 15, 6 कुछ भी, सॉरी गाइस, 10 and 4, 15 and 6 कुछ भी हो सकता है। 5:2 रेशियो मेंटेन रखना है आपको, दैट्स ED। एंड BA इज डिवाइडेड बाय E इन द रेशियो ऑफ 3:4। बच्चों ध्यान दें, BA बोला है, BA बोला है, तो आप बोलोगे सर E जो पॉइंट है आपका वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बच्चों ये बात समझना, अगर AB को बोला होता कि E डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ 3:4,
तो आप ए बी को डिवाइड करते हो तो आप ई को यहां लेते, इसको 3 बोलते और इसको 4 बोलते। क्या मेरी बात समझ में? बी ए बोला है तो बी की तरफ से ई पर पहले 3 लेना है, फिर ई से ए पर 4 लेना है। अगर ए बी बोला होता तो 3:4 हम ऐसा लिखते। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। ऐसी गलती ना कर दें आप। 3:4 बोला है आपको तो 3:4 लिखना है। आप इसको अगर 3 यहां लिख देंगे 4 यहां लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, बी ए बोला है। मतलब बी से ए की ओर जाना है आपको 3:4 में। बी से शुरू हुए, पहले 3 फिर 4। क्लियर? ए बी अगर बोला होता तो पहले ए से शुरू होते, ई पे आते 3 यूनिट, फिर ई से बी पर जाते 4 यूनिट। इतनी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए बच्चों। ये बातें अगर नहीं पता होती है तो हम गलतियां कर देते हैं। बच्चों ध्यान दें। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं भोले भाले बच्चों कि सर हमें पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स एडी एंड सी। एडी कहां है सर? एडी तो हमें दिख ही रही है तो, लेकिन ए पॉइंट और डी पॉइंट दिख रहा है, दोनों को मिला दिया, लो बन गई एडी। सी भी नहीं दिख रही है सर, सी और ई को ज्वाइन कर दिया, लो बन गई सी। बोलो यस और नो। ये बन गई आपकी सी। ठीक है सर। एफ इन दोनों लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? मतलब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको एफ दे रखा है। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई? मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इस फिगर के करस्पॉन्डिंग क्या पूछ रहा है बच्चों? एफ एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो हमें एफ इस टू एफ डी निकालना है। बोलो यस और नो। एफ जो है वो सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मतलब हमें सी एफ इस टू एफ ई निकालना है। बोलो यस और नो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमें ये निकालना है। जो बच्चे अभी तक मास पॉइंट ज्योमेट्री को नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे अभी तक मास पॉइंट ज्योमेट्री को नहीं पढ़े हैं, वो एक छोटा सा काम करें बेटा, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बच्चे जाएंगे कहां? सिमिलरिटी प्रूव करने में। ट्राइंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, और वहां जाके बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री हम सीख रहे हैं बच्चों। अगर बीसी मेरा एक इंडिपेंडेंट सीसो है, बच्चों ध्यान देना, बीसी अगर मेरा एक इंडिपेंडेंट सीसो है और मुझे रखनी है बैलेंसिंग, ये अगर मेरा 5 यूनिट है और ये डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है, बीसी सीसो एंड डी इज द पाइवट। बीसी इज द सीसो एंड डी इज द पाइवट। अगर यहां रेशियो 5:2 है तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर एंड्स पे जो वेट का रेशियो होना चाहिए वो 2:5 होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। अरे यार बच्चों बोलो हाँ या ना। इतनी सिंपल सी बात है बेटा। अगर ये रेशियो 7:3 दे रखा है तो वेट्स का रेशियो 3:7 होगा। इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं। बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी बात है, अगर डिस्टेंस का रेशियो में 5:2 दिख रहा है तो वेट्स का रेशियो 2:5 होना चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां बीए को अगर आप एक सीसो कंसीडर करें वेयर ई इज द पाइवट, तो क्या बैलेंसिंग अगर चाहिए हमें तो जो एंड्स पर वेट है उनका रेशियो 4:3 होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। 4:3 होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल होना चाहिए सर, क्या दिक्कत है? होना चाहिए। बच्चों इस बी पॉइंट पर वेट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब 2 यूनिट भी लेना है और 4 यूनिट भी लेना है, तो क्यों ना मैं 2 और 4 का एलसीएम 4 यूनिट कंसिडर कर लूं। मैंने मान लिया कि बी पॉइंट पर जो वेट है वो 4 यूनिट वेट है। और बच्चों ध्यान दें, ये 2 यूनिट था तो यहां रेशियो 4 आया। इस रेशियो को हमें 2:5 मेंटेन करना है। 2 अगर 4 के इक्वल है तो 5 आपका 10 के इक्वल में लेने वाला हूं। बोलो यस और नो। तो अभी आप बोलोगे सर हाँ सर इनकी डिस्टेंस का रेशियो 5:2 था, वेट का रेशियो 2:5 होना चाहिए। हाँ सर 4 और 10 के बीच जो रेशियो है वो 2:5 का ही है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर हाँ सर दिख गया सर, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां अगर वेट 4 ले लिया है सर आपने, तो बी और ए पे जो वेट्स का रेशियो वो 4:3 होना चाहिए। यहां 4 है वहां 3 आपने ले रखा है ऑलरेडी। तो क्या बच्चों आप मेरी बात से एग्री करते हैं
कि अगर यहां वेट 4 यूनिट है, यहां वेट 10 यूनिट है, तो डी पॉइंट जो कि पाइवट था, यहां आपका वेट 4 + 10 14 यूनिट आना चाहिए। अरे यार बच्चों, आपको समझाया ना मैंने ये बात यार, मैंने आपको बताया ना ये बात कि अगर यहां वेट 50 किलोग्राम है, यहां 30 किलोग्राम है, तो पाइवट पर 80 किलोग्राम आना है। बोलो यस और नो। आप बोलोगे सर अगर एक पॉइंट पर 4 यूनिट है और यहां 10 यूनिट है, तो पाइवट पर 14 यूनिट आना है। बोलो यस और नो। सिमिलरली बच्चों, आप बोलोगे सर बी अगर आपका एक सीसो है, ई आपका एक पाइवट है, तो ई पॉइंट पर वेट कितना आना है सर? 4 यूनिट, 3 यूनिट, 7 यूनिट। बच्चों आपको पता भी नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है, कुछ करना ही आपको नहीं है। सर क्वेश्चन खत्म हो गया, कैसे हो गया खत्म? बच्चों ध्यान दें, क्या आप देख पा रहे हैं कि एडी एक सीवियन है, सीई भी आपकी एक सीवियन है। मैंने एडी को एक इंडिपेंडेंट सीसो कंसीडर किया। एबी अगर एक सीसो है बच्चों, ध्यान दें, आप चाहें तो मैं आपके लिए डिजाइन बना दूं, और है ना, मैं इस लाइन को एक इंडिपेंडेंट सीसो कंसीडर कर रहा हूं, जहां एफ आपका एक पाइवट है। वेट्स का रेशियो 3:14 है, वेट्स का रेशियो 3:14 है, तो क्या इन डिस्टेंसेस का रेशियो 14:3 होना चाहिए? हाँ सर, ये बात तो हमें पता है। हमें क्या बता रहे हो सर आप? ये बात तो हमें पता है सर, तो बहुत ईजी बात बन गई सर। आप बोलोगे सर यहां अगर ये 14 है, तो यहां ए एफ आपका 14 आना चाहिए, और यहां वेट अगर 3 है, तो एफ डी आपका 3 आना चाहिए। बोलो ये सो, मतलब वेट्स का रेशियो अगर 3:14 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस का रेशियो 14:3 होगा। तो ए एफ इज टू एफ डी 14:3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 14:3 बनता है। बोलो हाँ। सिमिलरली अगर हम बात करें सी एफ इज टू एफ ई, क्या होता है सर सी एफ इज टू एफ ई? इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे सी एफ और एफ ई के लिए? आप बोलोगे सर सी एफ कितना है सर? सर पहली बात तो क्या आपको सी एक इंडिपेंडेंट सी सौ दिख रहा है? हाँ सर, सी एक इंडिपेंडेंट सी सौ दिख रहा है। तो सर अगर वेट का रेशियो 7:10 है, तो क्या इन डिस्टेंसेस का रेशियो, बच्चों ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात होने वाली है, डिस्टेंसेस का रेशियो ई एफ आपकी कितनी बनने वाली है? 10 बनने वाली है। और ये रेशियो वेट्स का रेशियो अगर 7:10 है, तो डिस्टेंसेस का रेशियो 10:7 होना चाहिए। ये 7 आपका यहां जाने वाला है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि आपको पूछा था सी एफ इज टू एफ ई, तो सी एफ आप क्या बोलने वाले हैं सर? पहले 7 बोलने वाले हैं। बोलो हाँ। सी एफ आप बोलेंगे 7 और एफ ई आप बोलेंगे 10। तो आपके दोनों करेक्ट आंसर बन चुके हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। 14:3 एंड 7:10 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? तो 14:3 एंड 7:10 इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कर लिए बेटा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना समय आपको नहीं लगता है जब आप अपने आप सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से हमने चीजों को कवर किया है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। और फिगर को आप ऐसा ना सोचें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सर। एक बार समझ में आने के बाद इतना काट फास्ट जो हमें दिख रही है, इतनी जो लाइंस दिख रही है, ये आप नहीं लिखते तो आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता है इन क्वेश्चंस के। ओके, तो ये इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बच्चों यहां से निकल के आती है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन? बच्चों ध्यान दें, एक मैं यहां नोट डाल के लिख रहा हूं। एक ऑब्जर्वेशन, जब भी आपको कोई कॉमन पाइवट दिख जाएगा, जब भी अगर आपको कोई कॉमन पाइवट दिख जाएगा, सीई और एडी, सी एक सीसो है, एडी भी एक सीसो है, तो एफ जो है आपका वो सी के ऊपर भी आ रहा है, एडी के ऊपर भी आ रहा है, मतलब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अल्टीमेटली इसको हम बोलेंगे अरे ये तो कॉमन पाइवट है। कॉमन पाइवट पर वेट आपका सेम आएगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर यहां 3 यूनिट था, ये 40 यूनिट था, तो एफ पर वेट कितना आया? 17 यूनिट। ये जो 17 यूनिट है, इधर भी आपका 17 होना चाहिए बच्चों, सी और ई। ये अगर 10 है तो ये 7 आ रहा है, ये देखो वापस 10 और 7 वापस 17 ही बन रहा है। बोलो हाँ। तो कॉमन पाइवट पर आपका weight must be same for all the seesaw on common pivot अलग लिख दो मैडम, वन सेकेंड। on common pivot
वेट मस्ट बी सेम फॉर ऑल द सीसोस, फॉर ऑल द लाइंस लिख रहा हूं मतलब, फॉर ऑल द लाइंस। समझ आ गई बात? सीसो लिखूंगा अच्छा नहीं, फॉर ऑल द लाइंस। हम ज्योमेट्री में आ गए अब। क्लियर? तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर है। अगले क्वेश्चन में हम आपको और भी बहुत शानदार बात सिखाने वाले। अगले क्वेश्चन में हम आपको और भी बहुत शानदार बात सिखाने वाले। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे बच्चों कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पर। इन ट्रायंगल एबीसी बीसी डिवाइडेड बाय डी इज द रेशियो ऑफ 3:2। सेम क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने, बस वैल्यूज चेंज कर दी है। तो पहली बात तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करिए। कॉमन पाइवट पर अगर आपके सेम वेट आ गए, इसका मतलब आपने एक सही कैलकुलेशन किया है ना। ये आपका एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एबीसी। BC is divided by D in the ratio of 3:2। आप बोलोगे BC को डिवाइड कर दिया है D ने इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो D अगर यहां है बच्चों, ये रेशियो 3:2 दिया है। यही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए बच्चों कि सर वेट का जो रेशियो होगा यहां 3 आएगा, यहां वेट का रेशियो 2 आएगा। बोलो यस और नो। लेकिन पहले मैं डायग्राम बनाना हूं बेटा। And BA is divided by E in the ratio of, BA is divided by E in the ratio of 3:5। 3:2। ये आपका डायग्राम दिया है, ये आपका E पॉइंट है। फाइंड द रेशियो इन विच F डिवाइड्स AD एंड C। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन, अति सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया है बच्चों। पहली बात तो AD को मैंने ज्वाइन किया और CF को मैंने ज्वाइन किया। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। F पॉइंट जो है आपका, बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर कि सर यहां ये 2 यूनिट वेट है तो 2 यहां आएगा, यहां अगर 5 यूनिट वेट है तो 5 यहां आएगा, 3 है तो 3 यहां जाएगा, और 3 है तो 3 यहां जाएगा। आप बोलोगे सर कितना इजी बात है। सर यहां 5 भी आना चाहिए, यहां 2 भी आना चाहिए। तो 5 और 2 का एलसीएम मैंने मान लिया बच्चों की 10 यूनिट वेट यहां है। ये रेशियो मुझे 2:3। अगर डिस्टेंसेस का रेशियो 3:2 है तो वेट्स का रेशियो 2:3 उल्टा रखना होगा। 2 अगर 10 के इक्वल है तो 3 आपका 15 के इक्वल होगा। बोलो हाँ। अरे कितनी इजी बात है बेटा, इससे इजी क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, 3:5 लिख दिया आपने, ठीक है ना। ये 3:5 बच्चों। अगर मैंने 5 के रेस्पेक्ट में वेट 10 लिया है, डिस्टेंसेस का रेशियो 3:5 है, तो वेट का रेशियो 5:3 होना चाहिए। अगर 5 10 के इक्वल है तो 3 आपका 6 के इक्वल होगा। बोलो हाँ। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं भोले भाले बच्चों कि सर क्वेश्चन तो हमें खत्म ही लग रहा है अब। अगर अगर बच्चों यहां आपका 10 वेट है, 10 और 6 आपके रेशियो सेटिस्फाई हो गए। 3:5 था, 5:3। क्या वेट्स का रेशियो 5:3 है? हाँ सर। डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है। क्या वेट का रेशियो 2:3 है? यस सर। खत्म। आप बोलोगे सर बी पॉइंट पर 10 यूनिट वेट, सी पॉइंट पर 15 यूनिट वेट, तो क्या डी पॉइंट पर 10 और 15 25 यूनिट वेट आ गया। ए पॉइंट पर 6 यूनिट वेट था। अच्छा ध्यान, ए पे 6, बी पे 10, तो क्या एफ पॉइंट पर 16 यूनिट वेट आ गया? तो क्या एफ पॉइंट पर 16 यूनिट वेट आ गया? बच्चों ध्यान देना, बच्चों ये एडी और सीएफ दोनों सी 100 दिख रहे हैं सर। ये 25 वेट है और ए पॉइंट पर 6 वेट है। मतलब अकॉर्डिंग टू एडी सी 100 पाइवट एफ के ऊपर 31 यूनिट वेट होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू सी एफ सी 100 यहां 15 है, यहां 16 है, तो पाइवट के ऊपर 15 प्लस 16 31 यूनिट वेट होना चाहिए। क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है? एंड आई एम डैम श्योर आपके आंसर भी बन चुके हैं। बोलो यस और नो। अगर इन वेट्स का रेशियो 6:25 है तो इन डिस्टेंसेस का रेशियो 6:25
आपको निकालना क्या है बच्चों, एडी, एएफ इज टू एफ निकालना है बच्चों, एएफ इज टू एफ डी निकालना है, सॉरी एएफ इज टू एफ डी, एएफ इज टू एफ डी आपको फाइंड आउट करना है, और एक और क्या पता करना है बेटा, सी एफ इज टू एफ ई भी निकालना। तो एएफ इज टू एफ डी कितना आएगा बेटा, इनका वेट का रेशियो 6:25 है, तो डिस्टेंस का रेशियो 25:6 होगा। सी एफ इज टू एफ ई निकालना है सर, सी एफ कितना है हमारे पास सर, सी एफ के लिए रेशियो 16 और एफ ई के लिए रेशियो 50। अरे क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई बच्चों, 15 यहां आना है और 16 वहां जाना है, बोलो यस और नो। इतना ये आई एम डैम श्योर कि आपका मेरे से पहले आंसर आ चुका था बेटा, आई एम डैम श्योर इन दैट, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका आंसर नहीं आया होगा या आपको समझ में नहीं आया होगा। तो क्या बच्चों में आपके जो प्रॉमिस मैंने किया था कि आप क्रिस्टल क्लियर होने ही है, अगर मैं समझा रहा हूं आपको किसी भी चीज को तो आपको बात समझ में आ ही जानी है। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉमन पाइवट पर भी हमारा 31 वेट आ गया, बात खत्म हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कुछ आपको समझा, हाँ मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं बेटा कि फाइंड द रेशियो इन विच एडी इन विच एफ डिवाइड्स एडी। बच्चों अगर एफ डिवाइड्स डीए पूछा होता, एफ डिवाइड्स डीए पूछा होता, तो गलती ना करने, छोटी सी गलती है, ये पूछा होता कि फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स डीए, तो डीए को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पहले आप, ये डी पॉइंट था, पहले आप डीएफ लिखते, डीए को ये डिवाइड करेगा डीएफ इज टू एफ ई के रेशियो, एफ ए रेशियो, डीएफ इज टू एफ ए के रेशियो, तो उस केस में आपका आंसर 6:25 होता। तो ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड एडी, तो आप बोलोगे एडी को कर रहा है एएफ इज टू एफ डी में, फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड डीए, उस केस में आप डीएफ इज टू एफ ए आपका आंसर लिखते, तो 25:6 के बजाय आंसर आपको होता 6:25। सब कुछ आने के बाद भी बच्चे इतनी छोटी सी गलती कर देते हैं, बच्चे इतनी छोटी सी गलती कर देते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन के मार्क्स लेने के बजाय मार्क्स और वो लूज कर देते हैं। तो आई होप यहां तक की बात किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड डी लाई ऑन बीसी एंड एसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दें। एबीसी आपका ट्राइंगल है बेटा, क्या बोला है ऐसे, डी एंड ई लाइन ऑन बीसी, लाई ऑन बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। डी आपका बीसी पर लाई करता है और ई आपका कहां लाई करता है बेटा, ई आपका एसी पे लाई करता है, ई आपका जहां कहीं होगा एसी पे लाई करता है। पॉइंट है ना, पॉइंट ना। एडी एंड बी इंटरसेक्ट एट टी, बच्चों ध्यान दें, एडी और बी जो है वो टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आया एडी, ये आया बी, ये आपके टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यह है आपको कि एटी और डीटी का रेशियो जो है, एटी इज टू डी टू डी आपको 4:3 दिया है बच्चों, ध्यान दें 4:3, मतलब ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। बीटी और ईटी का रेशियो दिया है आपको 3:1, बीटी और ईटी का रेशियो आपको दिया है बेटा कितना, 3:2। बच्चों ध्यान दें, और हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है देन फाइंड CD is to ED नहीं बच्चों, CD is to BD आपको बताना है, CD is to
CD इज टू BD, और आपको A इज टू EC बताना है, A इज टू EC। क्लियर ना? ये आपको दोनों बताने, CD और BD का रेशियो, CD इज टू BD या DB भी बोल सकते हो आप, और A इज टू BD कर लो, कोई बात। ये आपका क्वेश्चन है, टाइपिंग एरर रहा होगा वहां ना। बच्चों ध्यान दें, बच्चे बोलेंगे सर पहले तो हमको इनके रेशियो दे रखे थे, काफी आसानी से निकाल लिया, अब हमें इसका रेशियो निकालना है, इनके रेशियो निकालना है। इनके रेशियो बच्चों अगर आपको निकालने हैं तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो भोले भाले बच्चों कि सर ये आपका कॉमन पाइवट है, कॉमन पाइवट है सर, तो सर हम तो काफी खुश हैं इस बात से। यहां अगर डिस्टेंस का रेशियो 3:1 है तो यहां वेट्स का रेशियो 1:3 होगा। यहां सर डिस्टेंसेस का रेशियो 1 सेकेंड 4:3 है, तो वेट्स का रेशियो कितना होगा सर? सर वेट्स का रेशियो 4:3 है, तो वेट्स का मतलब डिस्टेंस का रेशियो 4:3 है, तो वेट्स का रेशियो 3:4 होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू ADC100, अकॉर्डिंग टू ADC100, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बेटा कि 4 यूनिट एंड 3 यूनिट, टोटल 7 यूनिट वेट आना चाहिए पाइवट टी पर? बोलो हाँ या ना। और अकॉर्डिंग टू BC100 टोटल 4 यूनिट वेट आना चाहिए पाइवट, 1 यूनिट क्या है, 3 यूनिट क्या है, 1 यूनिट क्या है, 3 यूनिट क्या है, तो 4 यूनिट वेट आना चाहिए पाइवट टी। लेकिन सर ये तो एक कॉमन पाइवट है, दो इंडिपेंडेंट सीसा AD और सीसो AD एंड BE के लिए कॉमन पाइवट है, इस पे तो वेट आपका सेम होना चाहिए, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया है। बोलो ये सुनो, तो एक ऐसा वेट आप अज्यूम कर लें बच्चों यहां जो 7 और 4 दोनों का एलसीएम हो, तो आपने कहा 28 आपका वेट था सर। बोलो ये सुनो, पाइवट पर वेट 28 है बच्चों, और इस 28 को आपको 1:3 एंड पर जो रेशियो एंड पर जो वेट है उनका रेशियो 1:3 है, तो क्या 28 को आप 1:3 में डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे 7 पे अगर बी पे अगर 7 वेट है तो ई पर आपका 21 यूनिट वेट होना चाहिए। देखो हमने 1:3 रेशियो को मेंटेन करना था वेट्स के लिए, और हमने 1:3 मेंटेन कर लिया है। सम को 28 मेंटेन करना था, सम भी 28 मेंटेन कर लिया। बच्चों ध्यान दें, अब बच्चों बात पता पड़ती है 4:3 के लिए 28 यूनिट टोटल वेट है। ADC100 के पाइवट पर 28 यूनिट वेट है, और एंड्स पर जो वेट है उनका रेशियो 3:4 है, तो क्या हम 28 को 3:4 में डिवाइड कर सकते हैं? बच्चे बोलेंगे सर 28 को 3:4 में डिवाइड करना मतलब 12 एंड 16 बोलना। बोलो ये सो, अरे ये रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन तो आता है सर। अब बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो बच्चों ध्यान दें, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, AC अगर आपका एक सीसो है, A उसका एक एंड है जिस पर 12 वेट है, C उसका एक वेट है, एक एंड है जिस पर कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, लेकिन इस AC सीसो की पाइवट पर 21 यूनिट वेट है, टोटल वेट 21 है, एक एंड पर 12 है, तो दूसरे एंड पर 9 होना चाहिए। बोलो यस और नो। सी पर हमारा वेट 9 होना चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है सर। और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इस C100 पर मुझे मैनेज नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट आपका वेट जो है वो, बाय डिफॉल्ट जो आपका वेट है वो बैलेंस हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं बच्चों, अगर यहां 7 है और यहां 9 है, तो देखो 7 और 9 दोनों मिलकर बी पाइवट पर 16 वेट बना देंगे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर आपको होनी चाहिए बच्चों। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कि यहाँ 7 है यहाँ 16 है, तो सर 7 और यहाँ जो वेट होगा दोनों का सम 16 होना चाहिए, यहाँ 7 होता है 9 होना चाहिए। बोलो ये जो 9 आया है AC को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सीसो AC को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और सीसो BC को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है, आपके करेक्ट आंसर ही बन चुके हैं। बोलो यस और नो। CD इज टू BD पूछा था बच्चों, CD कितना है सर? CD सर बच्चों ध्यान दें,
वेट्स का रेशियो अगर 7:9 आया है तो डिस्टेंसेस का रेशियो 9:7 होगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? वेट्स का रेशियो अगर 12:9 आया है तो डिस्टेंसेस का रेशियो 9:12 होगा। बोलो यस और नो। ये आपका डायग्राम बनता है। क्या ये बात किस तरह क्लियर? सीडी और बीडी की अगर बात करें सर, सीडी और बीडी, सीडी इज टू बीडी, सर कहां है सर सीडी? सीडी ये रहा, सी से डी तक आना मतलब 7 यूनिट, और यहां आपका 9। तो सीडी और बीडी का जो रेशियो दिया है वो 7:9 इज द करेक्ट आंसर। और एई और ईसी का जो रेशियो आया बेटा, एई और ईसी का रेशियो जो आया वो 9:12 आया है सर। 9:12 को हम, ये तो कैंसिल हो रहे हैं सर, 3 से वापस प्रेम से देखा इसको तो ये 3:4 दिखा। तो 7:9 एंड 3:4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर गाइस कि सारी बात क्रिस्टल क्लियर है। और अगर ये कंसेप्ट आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप बहुत खुश भी होंगे इतने शानदार कंसेप्ट को सीखने के बाद। बच्चों ध्यान दें, कुछ शानदार चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। मास पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्सल क्या होती है सर? सीरियन तो हमें पता थी। ट्रांसवर्सल क्या होती है देखो, ये केस हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी कुछ और कंसिडर डिस्कस करने वाले हैं। ए बी सी, आपको सीवन तो पता है कि सीवन ऐसी होती है, लेकिन ट्रांसवर्सल क्या होती है बच्चों? ऐसी होती है। ये जो आपकी ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन बनती है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एंड दिस विल बी हैंडल्ड डिफरेंटली इन मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री में हम इसको अलग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे हम बाद में जो अगले लेक्चर्स होंगे वहां हम पढ़ रहे होंगे हाउ टू हैंडल ट्रांसवर्सल इन मास पॉइंट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम आते हैं बच्चों कहां? पहले हम आते हैं बच्चों मास पॉइंट ज्योमेट्री में एरिया के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, इस बात को हम सीखने वाले। एरिया के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, रेशियो की बात जब भी हो रही होगी, एरिया की बात हो रही होगी, सारी बातें आपको समझ में आ जाने वाली है। बच्चों किसी भी ट्राइंगल की अगर बात करें, बच्चों होता क्या है देखो, समझ बात को। मैंने कहा एक रैंडम ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल नहीं है बच्चों, पहली बात तो ये दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल भी नहीं है, ये आइसोसेल्स भी नहीं है। कोई भी रैंडम ट्राइंगल लिया है मैंने, वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी एक राइट एंगल, कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल लिया है। इस नॉर्मल ट्राइंगल की खासियत क्या है बच्चों कि अगर मैं इस बीसी के, या नहीं बोला मैंने कि आपको ये मिड पॉइंट, मैंने एक पॉइंट को, ए वर्टेक्स को बीसी के मिड पॉइंट से मिला दिया। बच्चे बोलेंगे सर ये तो मीडियन हो गई। ये मीडियन हो गई तो ये ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है, मतलब इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम होनी चाहिए। बोलो ये सुनो, इफ दिस रेड लाइन इज द मीडियन। ये हमने पढ़ा है बच्चों की मीडियन डिवाइड से ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज। बच्चों ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझिएगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि अगर सर ये बेस अगर 2x रहा होगा तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या रही होगी? इस ट्रायंगल की हाइट मैंने मान लिया बच्चों, हाइट जो रही होगी वो इस AC से परपेंडिकुलर रही होगी। हाइट जो रही होगी वो इस A से BC पर एक परपेंडिकुलर रही होगी। ये आपकी इस ट्रायंगल की हाइट है। किस ट्रायंगल की? ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC की हाइट है, ठीक है। अगर बच्चों ये
इस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालो, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि वो आना है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक सर आपने ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपने एक भी नहीं लिखा है, आपने तो केवल एक ही सिखाया है अभी तक। इसी को सीखते चलो, जब हम ट्राइंगल के सारे फॉर्मूले कवर करेंगे तो जब जरूरत होगी तब करेंगे बेटा ना। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां जरूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर? ये 2x है, ठीक है। तो अगर ये रेड लाइन आपकी मिड पॉइंट है, इसको डी पॉइंट मान लो बेटा। इस केस में ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आता है बेटा? 1/2 इंटू बेस आपका 2x है, हाइट आपकी h मान लो, कोई बात नहीं, h मान लो। तो क्या मेरा एरिया जो आया है बच्चों वो XH आया है? बोलो इसको। अभी आप बोलोगे बच्चों क्या, अभी आप बोलोगे क्या कि सर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की बात करूं, तो क्या एबीडी के अंदर जो बेस बनेगा, क्योंकि डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीडी भी आपकी 2x की हाफ, पूरे बेस की हाफ होगी x, और डीसी की भी हाफ होगी x। बोलो यस हो। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी कितना है बेटा? ट्राइंगल एबीडी का एरिया कितना आता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अरे क्या मेरी बात, और हाइट हमारी h है। तो क्या बच्चों हमारा बेस x बन चुका था? हमारा आता है x इंटू h/2। सिमिलरली बच्चों बात करें अगर ट्राइंगल एडीसी का, तो वहां भी एरिया आना है बच्चों 1/2 x। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ट्राइंगल एडीसी आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट क्या होगी बेटा? इस बेस पर अपोजिट वर्टेक्स से, बीसी के अपोजिट वर्टेक्स से, बीसी, सॉरी गाइस, डीसी के अपोजिट वर्टेक्स से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। बच्चों अगर ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो क्या ए से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे डीसी के ऊपर, तो क्या कभी वो परपेंडिकुलर हो पाएगा? नहीं सर, वो हमेशा एक एक्यूट एंगल ही बन रहा होगा। बोलो ये सुन। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? वो कभी भी 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर तो क्या करें सर, समझ में नहीं आ रही है बात। क्लियर? समझ में, अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए से डीसी के ऊपर, तो आप सीडी को आगे एक्सटेंड करते हैं और ए से सीडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हाइट आपकी इन तीनों ट्राइंगल के लिए सेम रहेगी। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो एक नया ट्राइंगल मैंने लिया आपके लिए, ये आप देख पा रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मैं कह रहा हूं कि आपको बेस दिया है, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होनी है? क्या इस ट्राइंगल की हाइट एसी होनी है? नहीं सर। क्या इस ट्राइंगल की हाइट एबी होनी है? नहीं सर। तो इस ट्राइंगल की हाइट होनी क्या है? इस ट्राइंगल की हाइट होगी, बीसी अगर आपका बेस है तो बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा पॉइंट ए से, तो आप सीबी को एक्सटेंड करेंगे और अब ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस ट्राइंगल की क्या आनी है बच्चों? हाइट आनी है। ट्राइंगल एबीसी की हाइट जो है वो एडी की इक्वल है। बोलो हाँ यार। तो इस ट्राइंगल का एरिया जब निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस इज बीसी एंड हाइट इज एडी। सिमिलरली बच्चों इस ट्राइंगल के लिए आप देख पा रहे हैं, इस ट्राइंगल के लिए आप देख पा रहे हैं कि हाइट जो होनी है वो ए एम की इक्वल ही होनी है। बोलो हाँ या ना। ए एम के, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू हाइट फॉर ट्राइंगल एडीसी इज व्हाट सर? सर दैट इज ऑल्सो सेम एज, या बेस कितना होने वाला है? बेस तो सर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये भी एक्स बनेगा, और हाइट क्या बनेगा सर? हाइट भी एच ही बनेगी। बोलो यस। तो अल्टीमेटली ये कितना आया सर? एक्स इंटू h/2। तो मैं आपको क्या विश्वास दिलाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर अगर कोई लाइन, कोई सीरियन या कोई पॉइंट डी
बेस को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो एरिया भी आपके 1:1 में ही डिवाइड होंगे। ये दोनों एरिया, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और ट्राइंगल ए डी सी का एरिया 1:1 में डिवाइड हो गया। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? हम एक एग्जांपल और लेंगे बेटा, आप टेंशन ना लें, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप होने चाहिए इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं बच्चों। क्या है वो एग्जांपल? मैंने कहा आपको कोई भी ट्राइंगल दिया है, दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर दिख रहा है? हाँ सर। कोई भी लाइन है बेटा, ये ए बी सी आपके पॉइंट्स हैं, और ए से डी जो है, ए टू डी जो है, एक आपकी लाइन है। तो परपेंडिकुलर ना लो ना, परपेंडिकुलर ना लो, इसको ले लो। ये डी, डी जो है वो बीसी को 2:7 में डिवाइड करता है। 2:7 में डिवाइड करता है, या 2:7 ना लेके इसको थोड़ा सा अच्छा नंबर ले लो बेटा, 3:13 में डिवाइड करता है। मैं कुछ और चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बेटा कि अगर ये 3x है तो ये 13x होगी, और हाइट जो होगी वो वर्टेक्स ए से, हाइट जो होगी वो वर्टेक्स ए से हम बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी को हम बोलेंगे अरे ये तो हाइट है। बोलो हाँ या ना? हाइट को मैंने h मान लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आता है 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है सर? 13x और 3x 16x। अरे ट्राइंगल एबीसी का, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ग्रीन ट्राइंगल की। एबीसी का बेस कितना है बेटा? 16x। और हाइट कितनी है बच्चों? हाइट तो h ही है सर। तो टोटल एरिया आया कितना सर? सर ये टोटल एरिया तो हमारा कुछ 8xh आ रहा है। बोलो हाँ। 8xh आ रहा है, बोलो ये सुनो। ठीक है सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना होगा सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना होगा सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी जो होगा वो 1/2 इंटू बेस। बेस कितना था सर? 13x था। हाइट कितनी सर? हाइट तो हमारी देखो, ट्राइंगल एडीसी, रेड लाइन, ये रेड लाइन और दो ग्रीन लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका बेस बच्चों आपको 13x, डीसी आपको 13x दिख रहा है, और हाइट आपको h दिख रही है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 13x h/2 आया। मतलब प्यार से देखा तो ये 6.5 एक्सेस दिखा। बोलो ये सो। अगर मैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालता, ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालता, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं भोले भाले बच्चों? ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकालते वक्त मैं करता 1/2 इंटू बेस। सर एबीडी के लिए बीडी अगर आप बेस कंसीडर करते हैं तो 3x आता है। और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होनी है सर? पहली बात तो ट्राइंगल एबीडी हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ए से अगर बीडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैंने बीडी को एक्सटेंड किया और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इस ट्राइंगल की हाइट अल्टीमेटली तीनों ट्राइंगल के लिए हाइट तो आपकी सेम ही होनी है, दैट इज h ओनली। तो आपने कहा भोले भाले बच्चों ये h है, ठीक है सर h है, तो हम क्या करें? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करो सर। 3x इन h/2 मतलब 1.5। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि डी पॉइंट एडी जो है वो बीसी को, एडी जो है वो बीसी को अगर 3:13 में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों नए ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीडी मतलब ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडी एसीडी, इनका जो रेशियो आना है बच्चों
वो वही आना है जो इनके बेस का रेशियो है, बोलो हाँ या ना। चाहे तो निकाल के देख लो 1.5h। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर मैं निकालूं बच्चों 1.5h इज टू 6.5h। रेशियो निकालने बैठे सर, बैठे बैठे क्या करें, रेशियो निकाल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। सर ये 15:65 बना, मतलब 15:65 बना, मतलब ये 3:13 बना, बोलो यस हो। अरे 5 से कैंसिल कर दिया, 3:30। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की ये डी पॉइंट जिस रेशियो में बेस बीसी को डिवाइड कर रहा है, उसी रेशियो में आपके एरिया भी डिवाइड हो जाएंगे। इस एरिया और इस पूरे एरिया का जो रेशियो होगा एबीडी और एडीसी का जो रेशियो होगा वो 3:13 ही होगा, वो 3:13 ही होगा। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है कि जितना आपका बेस का रेशियो है, जिस रेशियो में बेस डिवाइड हो रहा है, उसी रेशियो में आपकी एरियाज भी डिवाइड हो जाएंगे। क्या ये बात किस तरह क्लियर होनी चाहिए बच्चों? इससे इजी बात तो क्या ही होगी। वन सेकंड गाइस, क्या हो गया? ध्यान दें बच्चों, तो अभी तक की जो बात है उसको मैं ऐसे समअप करना चाह रहा हूं कि आपको जैसे ही पता पड़ जाए कि कोई लाइन, कोई पॉइंट अगर एडी बीसी को 7:3 में डिवाइड कर रही है, डी जो है वो बीसी को 7:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये एरिया अगर 7A हुआ तो ये 3A होना चाहिए, बोलो यस और नो। इन दोनों का रेशियो 7:3 होना चाहिए। क्या ये बात जिस रेशियो में बेस डिवाइड हुआ है उसी रेशियो में आपके दोनों ट्राइंगल के एरिया भी डिवाइड हो जाएंगे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? होनी ही चाहिए बच्चों, इससे इजी बात हो नहीं सकती है कुछ। क्लियर? 7:3। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कोई भी मैंने ट्राइंगल बनाया, अगर आपको पता पड़ गया कि ये रेशियो आपको 3:5 दिया है, यहां से यहां तक, मतलब बेस को 3:5 में डिवाइड हुआ है। ये अगर आपको 90 यूनिट दिया है एरिया, तो ये एरिया कितना होगा? आप बोलोगे इन दोनों एरिया का रेशियो भी 3:5 ही होगा। आपको ये बेस का रेशियो 3:5, मतलब ये पॉइंट जो है डी पॉइंट बीसी को 3:5 में डिवाइड करता है, तो बच्चों को यही पता पड़ जाएगा कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी का जो रेशियो है, कि एरिया का जो रेशियो है वो 3:5 ही होना चाहिए। ये अगर 90 है तो ये एरिया 150 होना चाहिए, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 9। टोटल ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? तो वो 240 हो जाएगा, बोलो ये सो। इस तरीके से आज के बाद जैसे रेशियो पता पड़ेंगे वैसे हम एरिया के अंदर खेलने लग जाएंगे, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात? और जैसे ही एरिया का रेशियो पता, बच्चों क्या ये बात क्लियर है कि अगर मैं आपको बोल देता कि यहां ये एरिया 90 यूनिट है, ये एरिया 150 यूनिट है, इन एरियाज का रेशियो अगर 3:5 है, तो इन बेसिस का रेशियो, इन दोनों ट्राइंगल के बेसिस का रेशियो भी आपका 3:5 ही होना चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? कितनी छोटी बातें, कितने आराम से हम सीख रहे हैं, बोलो हाँ यार। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, जो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और भी नेक्स्ट क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल को कैसे हैंडल किया जाता है मास पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर। So students, that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.